जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल आर्ट संग्रह में। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है जर्मनी एकीकरण। जर्मनी एकीकरण क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो जिस तरह से इटली का एकीकरण किया गया, ठीक उसी तरह से जर्मनी का भी एकीकरण किया गया। लेकिन जर्मनी एकीकरण करने में कुछ बाधाएं थी। जैसे पहला बाधाएं ये था कि वहाँ जो है जर्मनी का पूरा राज्य लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। दूसरा कि वहाँ के रहने वाले लोग का जाति, भाषा, धर्म, रीति रिवाज सब अलग अलग थे। और तीसरा बाधा ये था कि जर्मनी एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया बनी हुई थी। जिस तरह से इटली के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया थी, ठीक उसी तरह से जर्मनी के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया थी। लेकिन बिस्मार्क जैसे महान राष्ट्रवादी के प्रयास से जर्मनी का एकीकरण सफल हो सका। अब बिस्मार्क क्या है, बिस्मार्क के बारे में समझते हैं। तो बिस्मार्क जो है एक महान राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था। इसका जन्म 1815 ईस्वी को ब्रेडेनबर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्रेडेनबर्ग में हुआ था। यह जो है एक महान राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ था। इसका मानना था कि जर्मनी एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया है और जब तक ऑस्ट्रिया को जर्मनी से बाहर नहीं कर दे तब तक जर्मनी का एकीकरण करना असंभव था। इसलिए यह जो है 1862 ईस्वी में प्रशा के राजा विलियम प्रथम के प्रधानमंत्री बनता है। और उसके बाद यह जो है 1864 से लेकर के 1870 ईस्वी तक 3 युद्ध करता है, जिसके फलस्वरूप जर्मनी एकीकरण पूरा हो पाता है। तो पहला युद्ध हमारा करता है डेनमार्क से युद्ध। पहला डेनमार्क युद्ध, डेनमार्क प्रशा युद्ध। अब डेनमार्क से युद्ध क्यों करता है? तो डेनमार्क जो है 1864 ईस्वी में डेनमार्क पर हमला करता है बिस्मार्क। 1864 ईस्वी में बिस्मार्क डेनमार्क पर आक्रमण करता है और आक्रमण करने से पहले ऑस्ट्रिया को अपने पक्ष में मिला लिया था। इस वजह से जो है डेनमार्क को कहीं से भी सहायता नहीं मिला और डेनमार्क इस युद्ध में हार गया। इसके बाद जर्मनी के दो भाग सेल्सविन और हॉलस्टीन, ये दोनों को आज़ादी मिल गया। लेकिन सेल्सविन को जर्मनी में मिलाया गया और हॉलस्टीन ऑस्ट्रिया को दिया गया। इस युद्ध के बाद ऑस्ट्रिया प्रशा युद्ध आता है। दूसरा युद्ध, पहला युद्ध तो हमारा हो गया। दूसरा युद्ध आता है ऑस्ट्रिया प्रशा युद्ध। दूसरा युद्ध का नाम क्या है? ऑस्ट्रिया प्रशा युद्ध। ये हमारा 1864 ईस्वी में हुआ था, ये हमारा 1866 ईस्वी में हुआ। ऑस्ट्रिया प्रशा युद्ध क्या है तो हम पहले बताएं कि जर्मनी एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया थी। इसलिए बिस्मार्क जो है ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध करने का फैसला करता है और फलतः 1866 ईस्वी में शेडोवा के मैदान में ऑस्ट्रिया के साथ भयंकर युद्ध होता है। लेकिन बिस्मार्क थोड़ा दिमाग वाला था, वो राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ था। वह युद्ध शुरू होने से पहले ही रूस, फ्रांस और इंग्लैंड, इन 3 देशों को अपने पक्ष में मिला लिया था। फलतः ऑस्ट्रिया की हार होती है और जो है इसके बाद ऑस्ट्रिया से जर्मनी छुटकारा पा जाता है। इस युद्ध को हम सेडोवा का युद्ध भी कहते हैं। उसके बाद तीसरा हमारा युद्ध होता है फ्रांस प्रशा युद्ध। तीसरा हमारा युद्ध क्या था? फ्रांस प्रशा युद्ध। एक बार लिख लेते हैं, फ्रांस प्रशा युद्ध। प्रशा का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, प्रशा का राजा था विलियम प्रथम, उस वजह से प्रशा यहाँ पर लिखा रहा है। तो तीसरा युद्ध होता है फ्रांस प्रशा युद्ध। यह 1870 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1870 ईस्वी में होता है। फ्रांस जो है इस ऑस्ट्रिया युद्ध, प्रशा युद्ध होने के बाद उत्तरी जर्मनी का लगभग क्षेत्र एकीकरण कर दिया गया था। लेकिन फ्रांस जो है दक्षिणी जर्मनी के क्षेत्रों को उत्तरी जर्मनी के क्षेत्रों के साथ मिलने देना नहीं चाहता था, तो फिर एकीकरण पूरा हो नहीं पाता। इसलिए बिस्मार्क जो है फ्रांस के खिलाफ भी युद्ध करने का फैसला करता है।
फलतः 1870 ईस्वी को सेडौन के मैदान में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध होता है, जिसमें फ्रांस बुरी तरह से हार जाता है और इसके बाद पूरे फ्रांस का एकीकरण कर दिया जाता है। इस युद्ध को हम सेडौन का युद्ध भी कहते हैं। सेडौन के मैदान में ये हुआ था, इसको सेडौन का युद्ध भी कहते हैं। और ये हमारा सेडोवा के मैदान में हुआ था, इसको सेडोवा के युद्ध कहते हैं। तो सेडौन के युद्ध के बाद एकीकरण आसान हो गया और फलतः 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि होता है, जिसके द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा सफल हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मैं 2 जनवरी से लाइव आ रहा हूं और मेरा पहला क्लास होगा इतिहास का पूरा ऑब्जेक्टिव। जो भी विद्यार्थी 2025 में 10th क्लास के एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए सुनहरा अवसर है। तो ठीक 6:30 बजे आप लोग लाइव में जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद।